क्या आपका पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाने का टारगेट है? तो ये चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। वेलकम टू स्टडी माफिया, जहां हम इस चैप्टर को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। सबसे पहले तो कैसे हो आप सब? पढ़ाई कैसे चल रही है? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपका बोर्ड एग्जाम में टारगेट स्कोर क्या है। और हाँ, ये भी बताना कि इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, जीरो लेवल से। तो सबसे पहला सवाल, ये बाइपोलैरिटी या बाइपोलर वर्ल्ड होता क्या है? देखो, बहुत सिंपल है। बाय का मतलब होता है दो। एक ऐसी दुनिया जहां पावर दो सुपर पावर्स के बीच में बटी हुई थी। एक तरफ था यूएसए जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, और दूसरी तरफ था यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। कोल्ड वॉर के टाइम पे पूरी दुनिया इन्हीं दो कैंप्स में डिवाइड हो गई थी। अब इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है यूएसएसआर। चलो इसके सिस्टम को समझते हैं। यूएसएसआर या सोवियत यूनियन कोई एक देश नहीं था, बल्कि ये 15 छोटे छोटे रिपब्लिक्स का एक यूनियन था। पर इसमें सबसे ज्यादा चलती किसकी थी? रशिया की। वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी का रोल था, कम्युनिस्ट पार्टी। सरकार ही सब कुछ कंट्रोल करती थी, इसलिए उसकी इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी कहते थे। इसका मतलब लोगों के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती थी, सब कुछ स्टेट का था। अब देखो, हर सिस्टम के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। सोवियत सिस्टम के भी थे। फायदे ये थे कि लोगों को फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलती थी, बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट लगभग जीरो थी, और लोगों की बेसिक ज़रूरतें सरकार पूरी करती थी। लेकिन नुकसान बहुत बड़े थे। लोगों को कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक आज़ादी नहीं थी, सरकार के खिलाफ बोल भी नहीं सकते थे। इनोवेशन की कमी थी, जिससे टेक्नोलॉजी में वो पीछे रह गए। धीरे धीरे लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। और यहीं से शुरू होती है क्राइसिस की कहानी। 1970s और 80s आते आते इतना पावरफुल सोवियत सिस्टम अंदर से कमजोर होने लगा। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। इस क्राइसिस के पीछे कुछ बड़े कारण थे। इसको नोट कर लो, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। पहला, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन यानी इकोनॉमी रुक सी गई थी। दूसरा, उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई थी। तीसरा, वो अपना बहुत सारा पैसा मिलिट्री पर खर्च कर रहे थे, अमेरिका से आर्म्स रेस में आगे निकलने के लिए। और इसका नतीजा क्या हुआ? लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिर गया। बस यहीं से पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला गया। फिर 1985 में एंट्री हुई एक नए लीडर की, जिनका नाम था मिखाइल गॉर्बाचोव। गॉर्बाचेव समझ गए थे कि सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ है, और अगर इसको बचाना है तो बड़े सुधार यानी रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। गॉर्बाचेव ने दो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। पहला था पेरेस्ट्रॉइका, जिसका मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग। इसका फोकस था इकोनॉमी को सुधारना, उसमें मार्केट जैसे कुछ रूल्स लाना। दूसरा था ग्लासनोस, जिसका मतलब है ओपननेस। इसमें लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम दी गई, बोलने की आज़ादी दी गई। तो याद रखो, पेरेस्ट्रॉइका इकोनॉमिक रिफॉर्म था और ग्लासनोस पॉलिटिकल रिफॉर्म। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जिन रिफॉर्म्स को गॉर्बाचोव ने यूएसएसआर को बचाने के लिए बनाया था, उन्हीं रिफॉर्म्स ने उसके टूटने की स्पीड को और तेज कर दिया। बड़ी अजीब बात है ना? चलो देखते हैं कैसे। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ। जैसे ही ग्लासनोस से लोगों को बोलने की आज़ादी मिली, 15 रिपब्लिक्स के अंदर नेशनलिज्म की भावना जाग गई और सबने आज़ादी मांगना शुरू कर दिया। फिर ईस्टर्न यूरोप के देश जो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में थे, वहां भी क्रांति हुई और उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट सरकारों को हटा दिया। इसका सबसे बड़ा सिंबल था 1989 में बर्लिन वॉल का गिरना। ये कोल्ड वॉर के एंड का सिग्नल था। इसके बाद 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने नेताओं ने गॉर्बाचेव को हटाने की कोशिश की, जिसे कू कहते हैं। वो फेल हो गए, पर इससे सेंट्रल गवर्नमेंट और कमजोर हो गई, और आखिरकार दिसंबर 1991 में यूएसएसआर ऑफिशियल तौर पर टूट गया और 15 नए देश बन गए। तो बस ऐसे ही सोवियत यूनियन का अस्तित्व खत्म हो गया। एक सुपर पावर दुनिया के नक्शे से गायब हो गई। पर इसके बाद क्या हुआ? इसके क्या परिणाम हुए पूरी दुनिया पर? सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो ये था कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया। अमेरिका और यूएसएसआर की लड़ाई खत्म। इसके साथ ही दुनिया बाइपोलर से यूनिपोलर बन गई। मतलब अब दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर बचा था, यूएसए। 15 नए देश बन गए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आता है, यूएसएसआर की जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट थी, वो उसके सबसे बड़े सक्सेसर स्टेट यानी रशिया को मिल गई। अब जब यूएसएसआर टूटा तो रशिया और बाकी नए देशों ने कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ एक तेजी से बदलाव किया। इस प्रोसेस को शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। सोचा था कि सब जल्दी से ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका असर बहुत बुरा हुआ।
लोगों की नौकरियां चली गईं, महंगाई आसमान छूने लगी। ये बहुत ही दर्दनाक दौर था उन लोगों के लिए। सोवियत यूनियन के टूटने का असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और इंडिया पर भी। चलिए देखते हैं कि इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। इंडिया का यूएसएसआर एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त था। उसके टूटने से इंडिया ने अपना एक इंपॉर्टेंट एली खो दिया। अब इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी पर दोबारा सोचना पड़ा। उसने यूएसए के साथ अपने रिश्ते सुधारने शुरू किए और अचानक से उसी साल 1991 में इंडिया ने अपने बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी शुरू किए, जिसे हम एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये सब उस नए वर्ल्ड ऑर्डर का ही नतीजा था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सोवियत यूनियन का टूटना तय था? क्या ये होके ही रहता? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर गोर्बाचोव रिफॉर्म्स धीरे धीरे लाते तो शायद सिस्टम बच जाता, पर कुछ का कहना है कि सिस्टम में ही इतनी कमियां थी कि उसका टूटना तो बस समय की बात थी। तो चलिए अब फटाफट से 1 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएं। हमने शुरू किया बाइपोलर वर्ल्ड से, जहां यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर्स थे। फिर 1985 में गोर्बाचेव आए रिफॉर्म्स लेकर, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। लेकिन ये रिफॉर्म्स उल्टे पड़ गए, जिसके बाद 1989 में बर्लिन वॉल गिरी और आखिर में दिसंबर 1991 में यूएसएसआर टूट गया। इसके बाद दुनिया यूनिपोलर हो गई। यूएसए अकेला सुपर पावर बना और इंडिया जैसे देशों को नई रियलिटी के हिसाब से खुद को बदलना पड़ा। बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से।